आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय शुभ हो। इसी के साथ में आज हम अपना बाल मनोविज्ञान की सीरीज में अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास। और जो संवेगात्मक विकास है, इसमें हम जानेंगे संवेग के प्रकार, संवेगों की नियंत्रण की जो विधियां होती है, किस प्रकार से हम संवेग को कंट्रोल कर सकते हैं और संवेगों का शैक्षिक महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम संवेगात्मक विकास। हमने पिछले वीडियो में संवेग के बारे में अलग अलग अवस्थाओं में हमने संवेग को पढ़ा था। तो संवेग जो है वह व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात प्रेरित होकर ही व्यक्ति जो है, संवेग एक भावात्मक स्थिति है। जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है तो उस अवस्था को संवेग का नाम दिया जाता है। जैसे क्रोध करना, चिंतित होना, हर्ष इत्यादि जो प्रसन्नता के भाव हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संवेग के अंतर्गत आते हैं। तो जब व्यक्ति अपने आप से प्रेरित होता है या संवेगों के कारण उद्दीप्त होता है तो उस अवस्था में मानव बड़े से बड़े कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। अर्थात संवेग जो है व्यक्ति में रुचि, हम कह सकते हैं, उसके स्वभाव को, उसके व्यवहार को प्रकट करते हैं। मानव का व्यवहार जो है वह तीन पक्षों में से निर्मित होता है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों ही पक्षों का जो विकास है वह संतुलित होना चाहिए और इसके आधार पर ही मनुष्य का व्यक्तित्व जो है वह निर्धारित होता है। भावात्मक जो पक्ष होता है, अर्थात संवेगात्मक विकास, भाव से हमारा तात्पर्य है संवेग से। संवेग जो है उत्तेजनापूर्ण अवस्था होती है जो व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क जो है उसको अशांत भी कर देती है और अस्थिर भी बना देती है। अर्थात कार्य करने के लिए व्यक्ति बहुत उत्तेजित हो जाता है। जैसे छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक क्रोध करना या किसी कार्य के लिए उतावलापन होना, बहुत शीघ्रता के साथ में कार्य करना, वह संवेगों की उद्दीप्त जब व्यक्ति होता है तो संवेगों की उत्तेजना पर निर्भर करता है। अब हम समझते हैं संवेग का अर्थ क्या होता है। संवेग जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द से बना है। हिंदी में इसे संवेग कहते हैं। और इमोशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, हलचल मचा देना, उथल पुथल मचा देना। अब बात करते हैं संवेग के प्रकार की। संवेग जो है मुख्य वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। पहला सकारात्मक संवेग, आप नाम से ही जान सकते हैं। सकारात्मक अर्थात व्यक्ति या बालक के व्यवहार में सकारात्मक प्रभाव होना। जैसे प्रत्येक समाज जो है वह अपने हित के लिए सकारात्मक संवेग जो है वह बालक में पैदा करना चाहता है ताकि वह अच्छा नागरिक बन सके। जैसे मनोरंजन है, रचनात्मक है, प्रेम इत्यादि जो है वे संवेग के अंतर्गत आते हैं। संवेग का अर्थ हमने जान लिया। संवेग सकारात्मक जो संवेग है यह भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे संवेग और बुरे संवेग। इसमें भी आप समझ सकते हो अच्छे और बुरे का निर्णय जो है वह संवेगों की विशेषता और संवेगों की परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब यहाँ हमने बात की है सकारात्मक संवेग, और सकारात्मक में भी अच्छे और बुरे संवेग। ये अच्छे और बुरे संवेग जो है वह संवेग की विशेषता और परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम उसको ध्यान में रख के हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये अच्छे संवेग है या बुरे संवेग है, इनको कंट्रोल करना चाहिए या इनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है नकारात्मक संवेग। नकारात्मक अर्थात नेगेटिव, ऐसे संवेग जो व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए लाभदायक नहीं होते, अर्थात दोनों के लिए कष्टदायी होते हैं। किसी न किसी प्रकार से दोनों को इसमें हानि हो जाती है। इस प्रकार के जो संवेग होते हैं वे सदैव नकारात्मक है तो वे कभी भी समाज के लिए या व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं हो सकते। वे हमेशा नेगेटिव होते हैं, अर्थात व्यक्ति में जो नेगेटिव विचार होते हैं, दूसरे लोगों से भिन्न जो होते हैं, वो सदैव नकारात्मक जो संवेग है
इसके अंतर्गत ये है कि व्यक्ति बहुत ही शीघ्रता के साथ में नेगेटिव सोचने लगता है। हर काम को करने से पहले उसमें नकारात्मक भाव आने लग जाते हैं और इस नकारात्मक भाव को रखते रखते बहुत बार ऐसे केसेस सामने आते हैं कि व्यक्ति जो हम देखते हैं ना, आतंकवाद है, बुरे कर्म है, जैसे चोरी करना, डकैती करना, लूट मार करना, अब आजकल दुष्कर्म के बहुत सारे, तो ये सब जो है संवेगों के नकारात्मक जो संवेग है उसी के परिणाम है। फिर आते हैं प्राथमिक संवेग। प्राथमिक अर्थात प्राइमरी लेवल पर फर्स्ट स्टेज जो होती है संवेगों की, ये संवेग जो है ये प्राथमिक संवेग होते हैं। प्राथमिक संवेग के अंतर्गत जैसे कुंठा है, तनाव, प्रेरकों के भंग होने के परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं। अब कुंठा, तनाव, घृणा इत्यादि ये जो है ये कब होते हैं? जब व्यक्ति अपने किसी लक्ष्य को निर्धारित करता है परंतु उसको प्राप्त करने पर भी उसे प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होती है। इससे बालक का जो तनाव है, वह जो कुंठा है वो समाप्त हो जाती है। यदि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। तब ये जो प्राथमिक संवेग है उसे और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यदि प्राथमिक जो संवेग है ये शांत नहीं होते हैं और ये नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ चले जाते हैं, जो हमने पहला स्टेज पढ़ा था अभी नकारात्मक, तो उस दिशा में ये समाज और व्यक्ति दोनों के लिए घातक होते हैं। फोर्थ है आत्म मूल्यांकन से संबंधित संवेग। आत्म मूल्यांकन अर्थात अपना खुद का सेल्फ का इवेल्युएशन करना, अपने खुद से का मूल्यांकन करना, अर्थात अपने आप में सोचना कि हमने जो लक्ष्य जो अपना बनाया है, किसी कार्य को करने से पहले हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे आप लोग अभी टेट की परीक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने से व्यक्ति का जो मन है उसमें शांति होती है, संतोष, उसे सुखद अनुभूति होती है। परंतु लक्ष्य प्राप्त करने के कार्य की सफलता उसकी आकांक्षाओं के स्तर के अनुसार है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति संतुष्ट है या नहीं। जैसे आप लोगों ने टेट का एग्जाम दिया है, आप उसी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि आपके 100 से अबव मार्क्स आते हैं तो आप अपनी तैयारी से, अपनी परीक्षा से बहुत अधिक संतुष्ट होते हैं। लेकिन अगर इसी में ही आप 1 नंबर से रह जाते हैं या आप केवल 60% ही नंबर ला पाते हैं तो आप में कहीं ना कहीं आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, लक्ष्य को भेद दिया है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं असंतोष रहते हैं। तो लास्ट में इन्होंने यही बात कही है कि आकांक्षाओं के स्तर के अनुसार है या नहीं, इस बात पर ही व्यक्ति के संतोष, ये सब बातें व्यक्ति के संतोष पर निर्भर होती है कि अपना मूल्यांकन किया और अपने आप में संतुष्ट है कि मैंने अपना जो गोल है उसे अचीव किया है। चाहे हमारा लक्ष्य था टेट क्लियर करना, वो 90 नंबर पर भी हो रहा है और 100 से अबव में भी हो रहा है, तो ये अपने आप में संतुष्टि वाली बात है, अपना स्वयं का मूल्यांकन है। दूसरे व्यक्तियों से संबंधित संवेग। दूसरे व्यक्तियों से संबंधित अर्थात इसमें सर्वप्रथम पहला आता है प्रेम का, क्योंकि कुछ संबंध ऐसे होते हैं, प्रेम जो है हम दूसरे से, अपने आप से तो करते ही हैं, इसी के साथ साथ में दूसरों के साथ में इस संवेग का गहरा संबंध होता है। इस संवेगात्मक व्यवहार में दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका संवेगात्मक व्यवहार जो है वह शामिल हो जाता है। अर्थात दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में जब हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, हम किसी विषय को लेकर भी हो सकते हैं, किसी बालक के प्रति भी, बालक से भी लगाव हो सकता है और किसी बड़े से भी हो सकता है। जीवन में जिस किसी व्यक्ति से हम अत्यधिक प्रभावित होते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वह प्रेम की संज्ञा दी जाती है। और इसमें जब हम जिस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं उसकी उपस्थिति में हमारे संवेग जो है वह तीव्र गति से उत्पन्न होने लगते हैं। अब है, हमने 5 प्रकार के संवेग पढ़े हैं, लेकिन इन संवेगों को नियंत्रण भी तो किया जा सकता है ना। हमने सकारात्मक, नकारात्मक, आत्म मूल्यांकन इत्यादि पढ़े हैं। इन संवेगों को हम अपनी समाज एवं अपनी आवश्यकता के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। संवेग का सीधा संबंध होता है व्यक्ति या बालक के स्वास्थ्य से, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही ना, स्वस्थ स्वास्थ्य में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और संवेग जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करते हैं।
जो अत्यधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति होते हैं वे स्वस्थ नहीं होते हैं, वे अधिकतर दुबले पतले शरीर के होते हैं, उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और उनकी कार्य करने की क्षमता भी जो है थोड़ी धीमी होती है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो समूह से यह अपेक्षा करता है कि वे समाज जो है वह बालकों से अपेक्षा करता है कि वे अपने संवेगों को नियंत्रण में रखे, समाज के अकॉर्डिंग उनका प्रयोग करें। पहला आता है शमन। यह एक प्रकार की मानसिक संरचना है। इसमें व्यक्ति अपनी जो कष्टकारी घटनाएं हैं उन्हें जानबूझकर निकालने के लिए अपने आप को थोड़ा बिजी करता है। जैसे किसी घटना को याद करके अपने मन में किसी प्रकार से समझा लेता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को आपके टेट का एग्जाम्पल दिया था कि आपके टेट का जो एग्जाम है वह 90 नंबर पर क्लियर होता है, लेकिन अगर नंबर कम आते हैं तो आप अपने आप में ये शमन वाली जो प्रक्रिया है ये आप लोग अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इस बार हो, अगली बार भी हो सकता है, लेकिन आप अच्छी तैयारी कीजिए, उम्मीद है इसी बार हो। लेकिन बालक के लिए यह एक मानसिक संरचना है कि बालक को समझा बुझाकर उन परिस्थितियों से निकाला जा सकता है, उसे दूसरे तरीके की सुझाव देकर उसके मन को, उसके मस्तिष्क को दूसरी दिशा में परिवर्तित करके। मानसिक व्यवस्था। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस अवस्था में बच्चों को अत्यधिक रचनात्मक कार्यों में व्यस्त कर देना चाहिए, उनकी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए, क्योंकि बच्चा यदि फ्री रहता है तो वह अवांछित संवेगों को पैदा करने लग जाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। कभी भी अपने आप को इतना फ्री ना रखें कि आप अवांछित संवेगों को उत्पन्न करें। व्यवसाय। व्यवसाय उचित दिशा में दिया जाने वाला एक उत्तम ढंग का जो कंट्रोल करने की एक विधि है। इस विधि के द्वारा छात्रों को हम अत्यधिक संवेग उत्पन्न होने के साथ साथ उन्हें सही समय पर उन्हें व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार कुछ कार्य करने में उन्हें व्यस्त कर देना चाहिए, तब उनमें जो संवेग हैं वो कम उत्पन्न होंगे और जो अच्छे संवेग हैं वो कार्य के प्रति बच्चे में रुचि भी उत्पन्न करेंगे और उसी कार्य के प्रति उसे प्रेरित भी करते हैं। इस प्रकार बच्चों को व्यावसायिक दिशा निर्देश देने चाहिए और उनके संवेगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। असुखद संवेगों को उत्पन्न करने वाली स्थितियों को टालना। हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जो असुखद संवेगों को उत्पन्न करती है, जैसे बुरा स्वास्थ्य, घरेलू झगड़े, ये सब जो नींद पूरी नहीं होना, अत्यधिक भूखा रहना, क्रोध इत्यादि जो है वो इन संवेगों के लिए काफी हद तक उत्तरदायी है। इस प्रकार के संवेगों को रोकने के लिए उद्दीपनों पर नियंत्रण करना चाहिए। इससे असुखद संवेग जो है वो पैदा नहीं होंगे। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, जो बुरा समय जो घटना घटी है उसे भूल जाना चाहिए, उसे बार बार रिवाइज नहीं करना चाहिए और बच्चे को कक्ष में ऐसा माहौल दें जैसे हमारी आज की जो शिक्षा पद्धति है वह बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। इसमें यदि बच्चे का मन होता है तभी उसे पढ़ाया जाता है। बहुत बार यदि मन नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, भूख लगी है तो पहले भोजन के लिए और नींद अगर आ रही है, पर्याप्त नींद का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे संवेग जो असुखद संवेग है उन्हें उत्पन्न होने से रोकने का यह सबसे उत्तम उपाय है कि हमें असुखद जो घटनाएं हैं, दुखद जो घटनाएं हैं, उन्हें कभी भी रिवाइज नहीं करना चाहिए। बाधा तथा दमन की विधि। बहुत बार बच्चे को हम डांट देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, यदि हमने मना किया है उसके बावजूद भी अगर बच्चे उस कार्य को करते हैं, उन नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, जैसे स्कूल विद्यालय इत्यादि में कुछ नियम होते हैं, समय पर आना, उन सब के लिए हम डांट देते हैं, लेकिन उसका बच्चों पर यह पूर्ण रूप से अमनोवैज्ञानिक तरीका है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसमें बच्चे का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बदल जाता है। अर्थात बहुत बार बच्चा जेलिस, ईर्ष्या की जो भावना है, यदि
हम बच्चे को हर बात पर टोकना आरंभ कर देते हैं तो बच्चे में क्रोध, अत्यधिक क्रोधित होने लगता है और वह हमारे प्रति ईर्ष्या का भाव रखने लग जाता है। अब जब उसमें ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या के साथ में क्रोध भी आएगा और क्रोध के साथ साथ में घृणा इत्यादि, ये सभी जो है ना नकारात्मक संवेगों को उत्पन्न करते हैं। इससे बच्चा जो है धीरे धीरे समाज से हटने लग जाता है और जो समाज में जिन बच्चों को अधिक महत्व दिया जा रहा है या जो लोग समाज में प्रेरणा के पात्र बने हुए हैं उनसे वह बच्चा घृणित होने लगता है और आगे चलकर वह एक सामाजिक कुकृतियों को बढ़ावा देने लगता है। इस प्रकार जब हम बच्चों को डांटकर या उनके संवेगों को कंट्रोल करते हैं तो ये सबसे गलत विधि है। इसलिए कभी भी बच्चे को डांटकर या दंडित करके हम उसके संवेगों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। रेचक क्रिया, इस विधि में यह विधि जो है इससे पूर्व वाली विधि के ठीक विपरीत है, अर्थात दमन या निषेध विधि के विपरीत है। इसमें संवेगात्मक अभिव्यक्ति पर रोक न लगाकर अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के संवेगों को अभिव्यक्त करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। इसमें बच्चे जो है अपने मन की जो बात होती है उन हीन ग्रंथियां जो है उन्हें उत्पन्न ही नहीं होने देती, क्योंकि उनका जो मानसिक तनाव है, जो उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो चुका होता है और हम उसे दिशा निर्देश दे देते हैं कि आपका तर्क किस हद तक या आपका जो कार्य है वह समाज के लिए कितना उपयोगी है, आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है या नहीं। यह विधि जो है संवेगों के प्रशिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी गई है। अर्थात बच्चों, एक अध्यापक को भी अपने कक्ष में बालक के संवेगों को ध्यान में रखते हुए उसे समय समय पर अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व, बालकों में जो संवेगात्मक विकास है उसका शैक्षिक महत्व जो है बालक के सभी संवेगात्मक अनुक्रियाएं उसकी सामाजिक अंत्यक्रिया को प्रभावित करती है। अर्थात बालक का जो व्यक्तित्व है वह पूर्ण रूप से समाज को प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बालकों के जीवन में संवेगात्मक अनुक्रिया की पुनरावृत्ति बार बार होने से बालक को आदत बन जाती है जो उसके लिए सुखदायी होती है। तीसरा है, बालकों का जीवन उसके संवेगों के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे यदि कोई बालक ज्यादा गुस्से वाले स्वभाव का है तो उसका समायोजन, उसका एडजस्टमेंट जो है वो बिगड़ जाता है। अर्थात यदि कक्ष में बच्चा फर्स्ट बेंच पर बैठता है तो किसी दिन उसके स्थान पर यदि कोई दूसरा बच्चा आ जाता है तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, होमवर्क न करना, दूसरों के साथ में झगड़ा करना, वह एक दिन के लिए भी कक्षा में सेकंड बेंच पर नहीं बैठ सकता है। तो ये सब चीजें समायोजन में अर्थात एडजस्टमेंट में आती है और इसलिए बालक को ये वाले जो संवेग है उसके व्यक्तित्व को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। संवेग बालक को क्रियाशील बनाते हैं। संवेगों के आधार पर हम बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसकी इंटरेस्ट के अनुसार उसे कार्य दिया जाता है। संवेगों के द्वारा पता लगाया जाता है कि बालक की अवस्था किसी विशेष समय में कैसी होगी, कब वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा। यदि हम बालकों के संवेग के बारे में कि वह जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा अगर हम प्रेरित करें, शाबाशी दें तो वो कार्य करने में अपना पढ़ने में थोड़ा ध्यान देने लगते हैं। जैसे कॉपी में गुड देना, स्माइल देना, इन सब से बच्चों को प्रेरित किया जाता है और इससे अध्यापक को यह ज्ञात हो जाता है कि किस अवस्था में बच्चे को मोटिवेशन की आवश्यकता है। बाल संवेगों के द्वारा आत्म मूल्यांकन तथा सामाजिक मूल्यांकन करता है। बालक के संवेगों के आधार पर ही उसका सामाजिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इस प्रकार जो संवेग है वह केवल बालक की प्रसन्नता को नहीं बढ़ाते अपितु उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसके लिए भी उसे प्रेरित करते हैं। इस प्रकार क्रियाशीलता को स्थायी रूप से बनाए रखने एवं पाचन क्रिया, निद्रा, तनाव के कारण गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिससे शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर अभिभावकों एवं अध्यापकों दोनों को बालक के संवेगात्मक विकास का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर परिवार एवं विद्यालय का जो
माहौल है वह बालकों के संवेगात्मक विकास को काफी प्रभावित करता है। कक्षा कक्ष में भी हम उनके संवेगों के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय संवेग। उम्मीद है आप सभी को संवेग और उनके प्रकार, उनको नियंत्रण करने की विधियां समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। आज का जो टॉपिक है वह हमने पूजा पब्लिकेशन की बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक से पढ़ा है। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।